गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 12 के केमिस्ट्री में दूसरे यूनिट वैद्युत रसायन के टॉपिक ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा टॉपिक है ईंधन सेल। तो ईंधन सेल जो होता है यह हमारा प्राथमिक सेल के समान ही होता है। इन सेलों में रखे ईंधन के दहन की रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इन सेलों में ईंधन के रूप में जो है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिल अल्कोहल ये सब भरा जाता है। तो ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल आदि की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं। इन सेलों में उत्प्रेरक के रूप में जो है प्लैटिनम, सिल्वर, पैलेडियम आदि के ऑक्साइड यूज किए जाते हैं और इन ऑक्साइडों को हम छिद्रित कार्बन की एक छड़ में चूँकि ये जो है बहुत महंगे होते हैं, इसलिए इनकी प्लेट बनाना जो है मुश्किल होता है, बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए इन सभी को एक छिद्रित कार्बन की प्लेट में भर दिया जाता है और ये जो है इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इस सेल में विद्युत अपघट्य का काम करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, और इस ईंधन सेल की जो दक्षता होती है वो 70% होती है। सबसे सफल और सबसे प्रचलित जो ईंधन सेल होता है इस ईंधन सेल को हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल कहते हैं, और इस सेल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है बैकॉन सेल। क्योंकि इस सेल को बैकॉन ने बनाया था इसलिए इसका नाम बैकॉन सेल रखा। बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल या बैकॉन सेल की संरचना के बारे में डिटेल से बताइए। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो ईंधन सेल होता है यह इसमें यहाँ पे हम छिद्रित कार्बन या कार्बन की जगह पे हम टाइटेनियम भी लिख सकते हैं, टाइटेनियम। तो यहाँ पे छिद्रित कार्बन या टाइटेनियम की इलेक्ट्रोड लेते हैं और इन इलेक्ट्रोडों में हम प्लैटिनम, सिल्वर, पैलेडियम ये सब जो है उत्प्रेरक के रूप में भर देते हैं और यह हमारा जो है इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है। इनके बीच में विद्युत अपघट्य के रूप में हम सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर देते हैं जिसका टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और इसका जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 30 से 40% तक होता है। यहाँ पे हम 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेते हैं। यहाँ से दो निकास नली बनाते हैं जिधर से एक हाइड्रोजन गैस यहाँ पे अंदर प्रवेश करती है और इधर से ऑक्सीजन गैस प्रवेश करती है, और यहाँ ऊपर से एक निकास नली बनाते हैं जहाँ से H2O जो है निकलती रहती है। अब इधर से एक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड का काम करता है जो कि ऋणात्मक वाला है, और जो धनात्मक वाला इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा कैथोड का काम करता है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो हाइड्रोजन गैस है वह हाइड्रोजन गैस को हम एनोड और ऑक्सीजन गैस को हम कैथोड की ओर से प्रवाहित करते हैं। तो ये फिगर में ये चीज़ ध्यान देने की है कि हाइड्रोजन गैस को हम एनोड की तरफ से प्रवाहित करेंगे और ऑक्सीजन गैस को हम कैथोड की तरफ से प्रवाहित करेंगे। अब यहाँ पे ईंधन के रूप में प्रयोग होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें। इलेक्ट्रोड का काम करती हैं कार्बन, जो छिद्रित कार्बन है उसमें प्लैटिनम और पैलेडियम भरी हुई जो छड़ होती है वो इलेक्ट्रोड का काम करती है। वैद्युत अपघट्य का काम करता है इसमें सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो टेम्परेचर यहाँ होता है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब जो होता है वो 20 से 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक रखा जाता है, और यहाँ हाइड्रोजन को एनोड और ऑक्सीजन को हम कैथोड की तरफ से प्रवाहित करते हैं। अब एनोड पर जो है हमारा जो रिएक्शन होता है तो यहाँ से जो ये हाइड्रोजन गैस है ये इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH आयन से रिएक्ट कराती है और कराने के बाद 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ऑक्सीकृत करती है। अब चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीकृत हो रहा है तो यहाँ पे एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। इसी तरीके से कैथोड पर जो रिएक्शन हमारा होता है वो वहाँ अपचयन की क्रिया होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो H2O के साथ क्रिया करता है और यहाँ पे क्रिया करने के बाद 4OH आयन के थ्रू बनाता है। पूर्ण सेल अभिक्रिया ज्ञात करने के लिए हम दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को ऐड करते हैं और ऐड करने पे जो हमारा पूर्ण सेल अभिक्रिया आता है वो होता है 2H2 + O2 = 2H2O। ये है
हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल या बैकान सेल की पूर्ण सेल अभिक्रिया। इस सेल का जो वोल्टेज होता है वह 1 वोल्ट होता है और इससे जो जल प्राप्त होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस सेल का जो उपयोग हुआ था, इस ईंधन सेल का उपयोग वह अपोलो अंतरिक्ष और जेमिनी अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसका प्रयोग किया गया था। तो इसका जो प्रयोग किया गया था वो यहाँ तक कि जो इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न जलवाष्प था उसको संघनित करके उस अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जल की भी व्यवस्था उसी के अनुसार की गई थी। यह जो ईंधन सेल है यह 70% दक्षता के साथ विद्युत उत्पन्न करती है और इसकी दक्षता को हम बढ़ा भी सकते हैं। इसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए नए इलेक्ट्रोड पदार्थ और प्रेरक और वैद्युत अपघट्यों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जो ईंधन सेल है यह प्रदूषण मुक्त होता है, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता और जो इनका उपयोग है वो वाहनों में खास तौर पर किया जाता है। और भी अन्य ईंधन सेल होते हैं जिनमें हम हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोकार्बन, एग्जाम्पल फॉर जैसे CH4 या C2H6 ये सब यूज कर सकते हैं। तो ये सब अन्य ईंधन सेलों के उदाहरण होते हैं। ईंधन सेलों के लाभ क्या होते हैं? तो ईंधन सेल का जो पहला लाभ होता है सबसे इम्पॉर्टेंट वह होता है कि यह प्रदूषण मुक्त होता है, इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता। इससे किसी भी प्रकार के किसी हानिकारक पदार्थों का निर्माण नहीं होता। हाँ, केवल उत्पाद में जल प्राप्त होता है। दूसरा है कि गैसों की लगातार आपूर्ति के कारण यह कभी मृत भी नहीं होते हैं, मतलब कभी डेड नहीं होते हैं, ये हमेशा यूज इनका होता रहता है और ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य भी करते हैं। इनकी जो दक्षता होती है वो 70% तक होती है, जिसे हम 95% तक इंक्रीज भी कर सकते हैं। और वह इंक्रीज कैसे होता है? अच्छी दक्षता वाले इलेक्ट्रोड पदार्थ और वैद्युत अपघट्यों का प्रयोग करके। ईंधन सेलों की सीमाएं भी कुछ होती हैं, लिमिटेशन इनकी जो होती है, तो यह जो है वैद्युत अपघट्यों के प्रयोग के कारण इनको जंग लगने का खतरा होता है। दूसरा कि गैसीय ईंधन, द्रव विद्युत अपघट्य तथा ठोस उत्प्रेरक के बीच जो संबंध बनाना होता है वो बहुत कठिन होता है। प्लैटिनम और पैलेडियम उत्प्रेरक जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और बहुत महंगे होने के कारण इन सेलों का जो मूल्य होता है वह भी बहुत अधिक होता है। निम्न ताप और उच्च दाब पर गैसीय ईंधनों का रख रखाव भी क्या होता है? कठिन होता है, मतलब इनका जो भंडारण होता है वह भंडारण भी इनका कठिन होता है और जिनके कारण इनके मूल्य में जो है वो इंक्रीजमेंट देखा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा संक्षारण, जिसे हम कोरिज्म कहते हैं और यह भी बोर्ड के पेपर में पूछा गया टॉपिक है। संक्षारण क्या होता है? तो जब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो वायुमंडल के संपर्क में आती हैं तो धीरे धीरे उनका क्षरण होना शुरू हो जाता है और यही धीरे धीरे क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। मतलब कि नमी अथवा वायु के संपर्क में आने के कारण किसी धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना या तांबे व कांसे पर हरे रंग की परत का जमना। ये जो संक्षारण होता है यह एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम होता है। संक्षारण की प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और संक्षारण जो है वो निम्न 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है हमारा रासायनिक, जिसे हम शुष्क संक्षारण भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा वैद्युत रासायनिक, जिसे हम नम संक्षारण भी कहते हैं। तो संक्षारण हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक रासायनिक या शुष्क संक्षारण और एक होता है वैद्युत रासायनिक या नम संक्षारण। अब धातुओं का वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित हैं जैसे आपकी HCl, SO2, Cl2, H2S, इनके द्वारा जो संक्षारण की क्रिया होती है उसे हम रासायनिक संक्षारण या शुष्क संक्षारण कहते हैं। लेकिन धातुओं की नमी और अशुद्धियों की उपस्थिति में जो संक्षारण होती है उसे हम वैद्युत रासायनिक या नम संक्षारण कहते हैं। इनमें जो है वो धातुओं का जो मानक विभव है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे कि मान ली
आयरन का जो संक्षारण होता है वह नमी के कारण होता है, नमी और अशुद्धियों के कारण होता है। जिंक, इनका भी संक्षारण नमी और अशुद्धियों के कारण होता है। तो इस प्रकार के जो संक्षारण होते हैं वो नम संक्षारण या वैद्युत रासायनिक संक्षारण कहलाते हैं। अब यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा आता है कि जंग लगने की क्रियाविधि क्या है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जंग लगने की क्या क्रियाविधि है, जंग कैसे लगता है। तो इसको समझने के लिए हम पहले यहाँ पे एक चित्र देखते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि यह एक हमारा धातु का टुकड़ा है और ये जो धातु का टुकड़ा है यह यहाँ पे इतना जल के संपर्क में है। मान लेते हैं कि जल की जो है एक बूंद है और यह जल की बूंद जो है मतलब इसको हमने रिएक्शन के तौर पे लिखा कि ये आयरन और आयरन के ऊपर थोड़ी सी एक जल की बूंद है H2O। ये जो है एनोड का काम करती है और एनोड पता है हमें कि जो एनोड होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। तो यहाँ से जो आयरन है वो ऑक्सीकृत होकर Fe++ आयन में बनेगा। Fe++ आयन ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, Fe++ आयन बनाएगा। इसी तरीके से हम इधर मानते हैं कि ये जो आयरन का या लोहे का जो टुकड़ा है ये वायु के संपर्क में है और ये जो है कैथोड का काम करेगा और कैथोड पर हमें पता है क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोहा है, लोहे पे जो जल की बूंद है वो एनोड का काम कर रही है और उस पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और लोहा जो वायु के संपर्क में है और वह कैथोड का काम कर रही है जिस पे हो रहा है रिडक्शन। इस तरीके से एनोड पर जो अभिक्रिया होगी वहाँ ऑक्सीकृत होगा आयरन, वो Fe++ आयन बनाएगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और कैथोड पर रिएक्शन होगा वो ऑक्सीजन जो है वो जल के हाइड्रोजन आयन से क्या करेगा, क्रिया करेगा और बनाएगा 2H2O यहाँ पे। इस तरीके से इस एनोड पे हमने यहाँ पे एनोड की रिएक्शन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं से जब हमने पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त की पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त की तो वो हमारा आया 2Fe+O2+4H+ इक्वल टू 2Fe+++2H2O। अब ये H+ आयन यहाँ पे कहाँ उत्पन्न हुआ, इसको समझने के लिए जो H+ आयन का स्रोत होता है तो हमें पता है कि जो वायु है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है और वह जब जल के संपर्क में आता है तो वहाँ से H2CO3 बनता है और जो टूटकर आयनों में चेंज होता है तो यहाँ से हमें H+ आयन यहाँ पे प्राप्त होता है। अब इस सेल में बने जो Fe2+ आयन होते हैं यह वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के द्वारा Fe2O3 बनाते हैं, ऑक्सीकृत होकर Fe2O3 बनाते हैं और यह Fe2O3 जलायोजित होता है, मतलब कि जल के कुछ अणुओं के साथ यह क्या करता है, क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद लाल भूरे कलर का पाउडर बनाता है Fe2O3 × XH2O, जिसे हम जंग कहते हैं। तो ये जंग का है फार्मूला Fe2O3 × XH2O और यह जो होता है यह लाल भूरा पाउडर होता है, लाल भूरा पाउडर होता है। अगला टॉपिक है हमारा संक्षारण से बचने के उपाय। संक्षारण से बचने के लिए हम धातु की सतह को वायुमंडल के संपर्क में आने से रोक सकते हैं तो वहाँ से संक्षारण भी बच जाएगा। दूसरा, हम सतह पर पेंट करके भी संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। तीसरा है सतह पर बिसफिनॉल का लेप लगाकर सतह को किसी अक्रिय धातु से ढककर, जैसे आपका टिन हो गया, जिंक हो गया, इससे ढककर हम संक्षारण से बचने के उपाय कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक्स।